आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला चैप्टर करने जा रहे हैं 11th का, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये आपके यहाँ फाइनल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक, डबल एंट्री सिस्टम पे आपकी अकाउंटिंग दी हुई है। सर अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंटिंग क्यों है और अकाउंटिंग करता क्या है। डेफिनेशन दी हुई है, रीड कर लेंगे। सर डेफिनेशन के जो वर्ड है सारे कैरेक्टरिस्टिक बेनिफिट्स में और फंक्शन में निकल के आ जाएंगे। वर्ड के साथ हम बाद में खेलेंगे। अभी मैं आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। मैंने मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट किया या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हर इंसान की सोच होती है कि वो बिजनेस करते करते अंत में ये बात जरूर जाने उसने क्या कमाया क्या खोया, उसने कमाई करी, उसने लॉस उठाया, उसके असेट की क्या वैल्यू है, उसकी लायबिलिटी की क्या वैल्यू है, उसे कितना चुकाना है, कितना अभी उसके हाथ में है, कितनी उसकी असेट क्रिएशन हुई, क्या उसका इन्वेस्टमेंट क्रिएशन हुआ। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वो बिजनेस को लिखना चाहता है। तो अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिख रहे होते हैं। कारण क्यों है लिखने का? हमने प्रॉफिट एंड लॉस जानने हैं, हमने अपनी पोजीशन जाननी है। तो प्रॉफिट जानने के लिए, बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए, क्या कमाया क्या खोया, किस तरह का बिजनेस चल रहा है, उसके लिए जो हम करने जा रहे हैं वो होता है हमारा अकाउंटिंग। सिंपल भाषा तो यही है जी। जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है वो हमारी अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक सर, हमने पढ़ा है रिकॉर्डिंग तो एक इनिशियल स्टेज है। हाँ जी, इनिशियल स्टेज है। अकाउंटिंग वहीं ख़त्म नहीं हो जाती। मैंने ज़रूरत बताई कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगी और उससे आगे परफॉर्मेंस भी चेक करेगी। परफॉर्मेंस चेक करने के बाद एनालिसिस भी लगाएगी, क्या चीज़ें अभी गलत चल रही है, क्या सही चल रही है, कितना कमाया कितना खोया, कितनी चीज़ें वृद्धि की, या क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। जो काम चला रहा है वो देखेगा कि भाई प्रॉफिट बन रहा है, कहाँ से ज़्यादा बन रहा है। हमने कोई काम खोला, प्रॉफिट देखा कहाँ से बन रहा है, लॉस कहाँ रहे हैं, कहीं कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं है, क्या चीज़ें अवॉइड हो सकती है, क्या और करनी चाहिए ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। तो जब आपके सामने एक लिखित में खाते होंगे, लिखित में किताबें होंगी, लिखित में लिखी हुई चीज़ होगी, तो आप वो एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। उस एनालिसिस को आगे बता भी सकते हैं लोगों को कि हमारे बिजनेस ने ये कमाया ये खोया, या हमारे बिजनेस ने इस तरह की चीज़ें अभी पोटेंशियल्स हैं, जो हमारा बिजनेस पोटेंशियल्स देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके अकाउंटिंग का पार्ट बनेगी। जिस टर्म में इस आप रिकॉर्ड करेंगे वो कहेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक बार मैं आपके लिए डेफिनेशन रीड करता हूं और डेफिनेशन सिर्फ रीड करके मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। ये दिया है जी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA हैड डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कह रहे हैं ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। पहला जो वर्ड निकल के आया वो रिकॉर्डिंग निकल के आया। पहला जो वर्ड निकल के आया जी रिकॉर्डिंग आया, कि वो जी रिकॉर्डिंग है। फिर कहा कि क्या इतने से काम चल जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना स्टार्ट करूंगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंचना है, पोजीशन तक पहुंचना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और पोजीशन टुकड़ों टुकड़ों में बटी होती है। वो ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, वो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। उन रिकॉर्डेड के बेसिस पे कुछ चीजें फिर रिजल्ट में फॉर्म होती हैं। आपने कुछ सेल परचेज करेंगे, इनकम एक्सपेंस करेंगे, उनका रिजल्ट जाके कहीं परफॉर्मेंस में आएगा। कोई असेट बनाएंगे, कोई लायबिलिटी बनेगी, उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं पोजीशन के स्टेटमेंट में आएगा। तो आपका जो स्टार्ट होगा पहला होगा रिकॉर्डिंग। आप सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, लिख के रखेंगे। मान लो आपने कोई परचेज की, आप इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। कोई सेल की, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। कोई भी इनकम की, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। कोई भी एक्सपेंस हुआ, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। इन सारी चीज को रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड किसको करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। सर पर्सनल उसके घर में क्या चल रहा है हमें मतलब नहीं। हमें बिजनेस मैन के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हमें तो जो बिजनेस से लिंक्ड ट्रांजैक्शन है, जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड करने हैं। सर आप बहुत स्ट्रेस डाल रहे हो ट्रांजैक्शंस पर, इवेंट्स पे। ट्रांजैक्शन बेटे एक्सचेंज, टू पार्टी इन्वॉल्व, सेल परचेज, दो पहलू होंगे इसके। लेन देन, कुछ आया कुछ गया, जो टू वे हैं वो ट्रांजैक्शंस है। जो रिजल्ट है किसी चीज का, आग लगी नुकसान हो गया, वो ट्रांजैक्शन अदला बदली नहीं हुई, वहां दो पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई, एक पार्टी आगे एक तरफ गुड्स, ऐसे नहीं कहेंगे। ये इवेंट्स है जी।
तो हमने दोनों चीज रिकॉर्ड करनी है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करने और इवेंट्स भी रिकॉर्ड करने, क्योंकि नुकसान हुआ ना बिजनेस में गुड्स का। पर कौन से ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड करने हैं? जो फाइनेंशियल इन नेचर है, जो मनी के टर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। किसी इंसान, कोई कस्टमर हमारा लॉयल है, हमसे सामान खरीदता है, तो हम उसकी लॉयलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोई इंप्लॉय हमारा लॉयल है, बहुत लॉयल है जी, बहुत मेहनत करता है हमारे लिए, मेहनत रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब मेहनताना देंगे, उसकी वेजेस देंगे, जब पैसे की फॉर्म में ट्रांजैक्शन होगा उसके साथ, जब पैसा फ्लो होगा, जब मनी फ्लो होगी, जब फाइनेंशियल करेक्टर का आइटम फ्लो होगा, तब रिकॉर्ड होगा जी, तब वो रिकॉर्डिंग का पार्ट बनेगा। कोई रिजाइन करके चला गया जी बिजनेस से, रिजाइन करना कोई हमारे लिए क्या नहीं है, फाइनेंशियल इन करेक्टर नहीं है। कोई अपॉइंटमेंट कर दिया एम्प्लॉय का, ना अपॉइंटमेंट करना नहीं, जब उसे हम पेमेंट करेंगे, पैसा देंगे, तब वो फाइनेंशियल इन नेचर आएगा। हमारे लिए हमारा एम्प्लॉय ईमानदार है, बिजनेस मैनेजमेंट ईमानदार है, कस्टमर लॉयल है, बिजनेस कस्टमर स्किल वाले हैं जी, ना स्किल भी रिकॉर्ड नहीं करनी, यानी कि क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग करेगा बिजनेस के ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स। ट्रांजैक्शन बता दीजिए, टू वे, टू पार्टी इन्वॉल्व है इसमें, एक तरफ सैक्रिफाइस, एक तरफ गेन। आग लगी जी, इवेंट है जी, घटना है। इवेंट्स और आपके ट्रांजैक्शन जो इंपैक्ट करेंगे बिजनेस को, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है या इवेंट्स है, जो बिजनेस में इंपैक्ट डाल रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल इन नेचर्स। बिजनेस में इंपैक्ट तो बाकी चीजें भी डाल रही है, लॉयल्टी भी डाल रही है, कस्टमर्स की, एम्प्लॉय की भी डाल रही है, स्किल्स भी डाल रही है, वो हमारी कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, सेल्स बढ़ा रहे हैं, हमारा नाम बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो इन फाइनेंशियल्स नेचर नहीं है। उनके भी जो भी ट्रांजेक्शन हुए पैसों में, परचेज करके ले गया कस्टमर कोई सामान, हमने जो एम्प्लॉय को सैलरी दी, मैनेजमेंट को जो हमने रेम्युनरेशन दिए, वो हमने रिकॉर्ड करने हैं, वो फाइनेंशियल नेचर के। तो पहला तो हमने पकड़ना है, रिकॉर्डिंग करनी है जी। किसकी रिकॉर्डिंग करनी है? आप रिकॉर्डिंग करोगे जी, किसकी करोगे जी रिकॉर्डिंग? पहला रिकॉर्डिंग करोगे जी बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट की। किसकी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की। ये केवल किसके? बिजनेस के। जो पर्सनल है वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। अगर कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। ड्राइंग्स रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल के एडजस्टमेंट में आता है। ड्राइंग्स लिंक्ड होता है बिजनेस से। वो पैसे निकाल के ले गया कहां? बिजनेस से बाहर, तो वहां क्या इन्वॉल्व होता है? वहां बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है। तो ड्राइंग्स पर्सनल नेचर के लिए खर्चा होता है, लेकिन ड्राइंग्स लिंक होता है बिजनेस से, वो पैसा बिजनेस से निकलता है। जब ओनर पैसे डालता है तो कैपिटल, आगे मैं चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा, जब ओनर पैसे डालता है तो कैपिटल, निकालता है तो कैपिटल का माइनस हो जाता है, उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग वो पैसा है जो बिजनेस से निकाला है लेकिन हुआ है पर्सनल यूज में खर्च, तो उसे कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। इंपैक्ट आता है उसका बिजनेस में, ठीक जी। बाकी उसके घर में क्या है, साग सब्जी का, वो पर्सनल लेवल पे क्या एक्सपेंस कर रहा है, पर्सनल लेवल पे क्या पेमेंट्स कर रहा है, हमें मतलब नहीं है, हमें बिजनेस लेवल पे मतलब है। बिजनेस के जी हमने क्या कर लिए? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो भी फाइनेंशियल इन नेचर। कैसे? फाइनेंशियल्स इन नेचर, मनी के टर्म में जी। मनी चाहिए जी, पैसा लिखेंगे। आप यहां लिखोगे अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज जी आगे बताऊंगा, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट में लिखोगे तो वो मांगेगा पैसा, डेबिट 100 क्रेडिट 100, तो ये पैसा मांगेगा। अब ईमानदार है जी एम्प्लॉय, कितना जी पैसों में? तो हम किसी की ईमानदारी जज नहीं कर सकते पैसों में, हम क्वालिटी जज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्वालिटी को, हालांकि क्वालिटी हमारे बिजनेस को फायदा कर रही है, फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो पहला जी रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग कर लिए, मान लो हमने 250 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे, 250। अब इसमें मिस्टर अश्वनी है कोई। अब मैं पूछना चाहता हूं, बताओ जी मिस्टर अश्वनी से कितना टोटल आपने काम किया, कितना बिजनेस किया टोटल, कितना उसके साथ ट्रांजैक्शन किया? मान लो इसमें भी 25 ट्रांजैक्शन है। कितने ट्रांजैक्शन है जी? 25। अब मैं 25 ट्रांजैक्शन की लिस्ट है, मुझे चाहिए मिस्टर अश्वनी के साथ हुए ट्रांजैक्शन इन टोटल या एट वन प्लेस। पहले रिकॉर्ड कर लिया, अब रिकॉर्डिंग के साथ समस्या आएगी, मैं एकदम से अचानक से पूछ लूं, मैं बिजनेस का ओनर हूं, बताना जी उस पार्टी को कितना पे करना है। अभी आप बिल छाटने थोड़ी बैठोगे, ले रहे जी बिल छाट रहे, टाइम की कमी है, बिल छाटने बैठोगे तो फिर कैसे होगा? तो आपने कोई ना कोई रिकॉर्डिंग से आगे बढ़ना पड़ेगा, यहीं पे आप खत्म नहीं कर दोगे अकाउंटिंग, आपने इससे आगे जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? इसको समरी इसकी आप क्लासिफिकेशन करोगे, छटनी करोगे जी, छाटोगे। आप जैसे ही आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद आपके सामने समस्या आएगी, बताओ जी इन टोटल बता दो मिस्टर अश्वनी के।
बता दो जी, किसी मिस्टर श्याम के बता दो जी, किसी मिस्टर ए के, बी के, सी के, ठीक है जी, किसी कंपनी के ट्रांजैक्शंस आप बता दो जी, उसके ट्रांजैक्शन इकट्ठे बता दो जी। इकट्ठे करने के लिए आपने इसमें आगे चल के क्लासिफाई छांटना पड़ेगा, आपने ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना पड़ेगा, क्लासिफाई आपने छटनी करनी पड़ेगी ट्रांजैक्शन की एट वन प्लेस, सेम ट्रांजैक्शन सेम पार्टी ट्रांजैक्शन एट वन प्लेसेस, आपने एकदम से अगर बताना है चीजों को तो इसे बोलेंगे जी, इस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं आगे चल के पोस्टिंग इन लेजर। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग इन लेजर। कुछ नहीं है, ये आपके चैप्टर हैं, ये आपकी फुल अकाउंटिंग है। सबसे पहले वो स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग जर्नल पे, जर्नल एंट्री। जैसे ही जर्नल एंट्री कर लेंगे उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा उस जर्नल एंट्री को उठा के सेम अकाउंट में डालने का काम। जहां से लिंक्ड है वो, एक रिपेयर से लिंक तो रिपेयर, परचेज से लिंक तो परचेज, कैश से लिंक तो कैश, बैंक से लिंक तो बैंक, किसी मिस्टर ए से लिंक तो मिस्टर ए के अकाउंट में, मिस्टर बी से लिंक तो मिस्टर बी के अकाउंट में। जब हम सारे ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किए हैं उनको, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे रिकॉर्ड हुए हैं ट्रांजैक्शन, जब उनको हम जिस तरह के वो ट्रांजैक्शन है, जिस नाम में वो ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनको इकट्ठे करने लग जाते हैं तो वो कहते हैं छटनी जी, छाट रहे हैं जी, छाट रहे हो आप उन बिलों से, देखो निकाल रहे हो, उस छटनी को कहते हैं लेजर बनाना, उसे कहते हैं पोस्टिंग। ये करने के बाद अब बैलेंसिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करोगे, हर इंसान की बैलेंस लगाओगे लेजर में, बैलेंसिंग की प्रक्रिया, ये काउंटिंग है जी, बैलेंसिंग की प्रक्रिया लगाओगे, फिर इसकी समरी बना दोगे। क्या बना दोगे? समरी में कन्वर्ट कर दोगे जी ने। आपने तो एकदम से प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, आपने तो किसी परचेज का टोटल चाहिए, सेल का टोटल चाहिए, रिपेयर मेंटेनेंस का टोटल चाहिए, डेटर का टोटल चाहिए, आगे टर्मिनोलॉजी जो बिजनेस में यूज होने वाली है, सारी टर्मिनोलॉजी मैं बताऊंगा एक एक कैसे बनती है, क्या है। अभी मान लो आप ये टर्मिनोलॉजी है, तो आपने जब तीन टोटल अमाउंट चाहिए, एक सिंगल अमाउंट चाहिए, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, सिंगल अमाउंट में जब कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपने समराइज करना पड़ेगा। पहले वाइड टर्म में आपने रिकॉर्डिंग की, सब कुछ रिकॉर्ड किया, फिर आपने इकट्ठा छाटा, हर जो ट्रांजैक्शंस लिंक्ड है किसी अकाउंट से उसे सेपरेट भाग में रख दिया, उनके बैलेंसेस बनाए, उन बैलेंसेस को समरी के रूप में उतार दिया। फिर आगे टर्म आएगी जी ट्रायल बैलेंस, समरी बना दोगे जी ट्रायल बैलेंस, सिंगल अकाउंट का सिंगल बैलेंस, यहीं से बन जाएगा P&L अकाउंट आगे चल के, और यहीं से बन जाएगी बैलेंस शीट। ये आपका जी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइज का कॉन्सेप्ट खत्म। हाँ जी, फाइनल अकाउंट तो तैयार हो गया, इन्हें कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनल अकाउंट। इसमें आगे चल के नोट्स टू अकाउंट भी आते हैं, पार्ट होते हैं जी नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट पार्ट होते हैं, निकाल अभी इंट्रीगल पार्ट है जी, नोट्स एक्सप्लेनेशन होती है जी, जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, जो आपने समरी रिकॉर्ड किए, ये कहां से कैसे आई है, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन होती है नोट्स टू अकाउंट। कैश फ्लो भी होता है जी, कैश का मूवमेंट बनाने के लिए, कैश का मूवमेंट इन और आउट बताने के लिए कैश फ्लो। तो इन सबको मिला के कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, वो अकाउंटिंग में आएंगे, ना कि बनाने ही है, उससे आगे आपने इंटरप्रेट करने हैं, आपने उनको पढ़ना है, उनसे कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, उसमें अगर मगर इफ बट सारे लगा के देखने हैं, उनसे कुछ रिजल्ट ड्रिवन करने हैं, और वो रिजल्ट जो अकाउंटिंग को यूज करने वाले हैं वो बनाएंगे ना, उसका इस्तेमाल करेंगे ना। कोई आदमी प्रॉफिट जानना चाहेगा, मैनेजमेंट जानना चाहेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस जो दे रहे हैं हम काम से, वो ठीक भी है नहीं। किसी आदमी ने आपको लोन दिया है बिजनेस में, आप अपने पैसे लगा के चलाते हैं, दूसरे के लगाते हैं, वो जानना चाहेगा इंटरेस्ट दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इसकी क्रेडिट वर्थिनेस क्या है। आप आगे लोन लेने जा रहे हैं तो चेक करेगा क्या इस इंसान को लोन दिया जाना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसको बिजनेस को जो लोन दे रहे हैं हम, जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इसके बिजनेस की स्थिति है लोन लेने की, क्या ये फाइनेंशियली इतना साउंड है, क्या इसकी लिक्विडिटी इतनी हाई है। लिक्विडिटी मतलब इसका जो पैसे का रोटेशन है शॉर्ट टर्म में, जो इंटरेस्ट चुकाने के काम आएगा, जो एक कैश जनरेट कर रहा है, क्या वो पैसा इतना बन रहा है इसकी सेल से, इसकी इनकम से, इसकी सर्विसेज से, कि वो आगे पे ऑफ कर पाएगा। तो सर अकाउंटिंग बनाते किसके लिए? मेन तो रिकॉर्ड रखने के लिए, मेन तो रिकॉर्ड रखने के लिए कि रिकॉर्डिंग हो जाए जी हमारी, कल को वो यूज हो जाए, हमें सहायता कर दे, फैसिलिटेट कर दे, मुझे मैनेजमेंट को फैसिलिटेट कर दे। क्या सहायता कर दे कि भाई जो मैं काम कर रहा हूं वो ठीक है। सर शेयर होल्डर्स जिसने पैसे लगाए, कैपिटल होल्डर्स, मालिक, ओनर, उन्हें श्योर कर दे तुम्हारा जो पैसा है वो सही यूटिलाइज कर रहा है मैनेजमेंट, सही काम पे लगाया हुआ है, सही इनकम जनरेट करके दे रहा है। वो जो लैंडर्स हैं सर, शॉर्ट टर्म लैंडर्स, लॉन्ग टर्म लैंडर्स, जिन्होंने लोन दिए हैं या तुम्हें सप्लाई सामान दिए हैं उधार पे,
वो श्योर रहे इनसे इनका बिजनेस ठीक चल रहा है, ये सही काम कर रहे हैं, इनसे हमारा पैसा वापसी आ जाएगा। कोई आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मैं यूजर भी बता दे रहा हूं यही साथ साथ, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट चाहता है, वो आपके फाइनेंशियल्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, आपकी पीएनएल अकाउंट से जांच ले, हाँ जी प्रॉफिट कर रहे हैं, अच्छा आपकी बैलेंस शीट से ये जान ले इनके एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस अभी भी पॉजिटिव है, इनके पास एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, यानी कि पॉजिटिव एसेट है, इनकी नेटवर्थ पॉजिटिव है, ये काम चला सकते हैं। अभी इनका सोल्ड जो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी करंच नहीं है, मतलब अभी ये लॉन्ग टर्म में बिजनेस चलाने के लिए काबिल है। कैश जनरेशन अच्छा है जिन लोगों का। 11th के लेवल पर सर इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं बेटे, आप बेसिक सीख रहे हैं मैं समझता हूं, लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें करने के लायक भी हुई है। आप समझिए चीज़ों को, आप सुन सुन के बार बार समझिए तो आपको ज़रूरतें समझ में आएगी। ठीक, आपने बिजनेस किया, प्रॉफिट एंड लॉस जानना है आपको, सिर्फ आप ही थोड़ी यूजर हैं, और भी तो बाकी यूजर हैं। आप हो गए, आपसे जो लोग जुड़े हैं, आपको किसी ने उधार पे माल दिया, वो भी यूजर है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बता ही चुका क्या होगी, जैसे ही आपने ये आइटम्स बनाए, आपने बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, नोट्स अकाउंट, कैश फ्लो बनाए, तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएंगे। ये आपके फाइनेंशियल्स, यानी कि आपके फाइनेंशियल आंकड़े बता रहा है बिजनेस के, उन आंकड़ों को बताने वाले स्टेटमेंट, उन आंकड़ों को बताने वाले कागज या बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं इन्हें, ये आपके बन जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बनाने के बाद इन पे हम क्या लगाएंगे, अगर मगर इफ बट एनालिसिस, फिर जो भी एनालिसिस से रिजल्ट निकलेंगे, कंक्लूजन ड्रॉन होंगे, वो आगे हम यूजर्स को इंटरप्रेट कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, अकाउंटिंग। क्या हो जाएगी, अकाउंटिंग। आ जाइए जी, ये रही जी, कहता है रिकॉर्डिंग कर लो जी, पहला जर्नल एंट्री बना दो। आपने पहला बनाई जर्नल एंट्री, सबसे पहली रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्री के बाद क्लासिफाइंग, छटनी करो जी, छटनी करो जी, छाट दो जी, क्लासिफाइंग, छटनी। उसके बाद कहते हैं समरी, समराइज करो जी, ट्रायल बैलेंस बनाओ जी, पीएनएल अकाउंट बनाओ जी, वन वर्ड में, सिंगल के उसमें लाओ जी, लाइन में इसको। फिर कहता है इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी वाले जी, ट्रांजैक्शन कौन से, मनी वाले, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, कौन रिकॉर्ड करो, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करो, इवेंट्स भी, जो प्रभावित करते हैं बिजनेस को, और वो रखते हैं फाइनेंशियल करेक्टर। कैसा करेक्टर रखते हैं, फाइनेंशियल, मतलब इट विल बी इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होगी, रिजाइन नहीं रिकॉर्ड होगा, ऐसे अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई भी ऐसी चीज जो फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है, जिसका फाइनेंशियल नेचर में मैनेजमेंट नहीं हो सकता, जो मनी के टर्म में नहीं हो कही जा सकती, वो ही हमारी रिकॉर्ड नहीं होगी, यानी कि क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करेगा। फिर कहता है एंड इंटरप्रिटेट द रिजल्ट, उस पर एनालिसिस लगाओ और उसको क्या कर दो, कम्युनिकेट कर दो। तो जी क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफाइंग करना है, समराइज करना है, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से लगानी है और कम्युनिकेट करना है। ये काम किसका है, अकाउंटिंग का। किसका काम है, अकाउंटिंग का। इसके बाद आ जाइए जी आप, सिंपल ये रहा जी, वर्ड पहला है अकाउंटेंसी, दूसरा है जी अकाउंटिंग, थर्ड है बुक कीपिंग। ये वर्ड और जान लेते हैं प्रोसेस जानने से पहले। प्रोसेस तो मैंने आपको डेफिनेशन में कराई दिया, वो तो जस्ट रीड करना है। अकाउंटेंसी है जी रूल बुक, ये तो जी रूल बुक है, गाइडेंस है जी, अकाउंटेंसी गाइडेंस है जी, ये जी गाइडेंस रूल है, गाइडेंस बुक है जी। यही तो है जी मेन चीज जो आपको बताओगी हाउ टू डू अकाउंटिंग, हाउ टू डू अकाउंटिंग, ये बताएगी अकाउंटिंग कैसे करना है। अकाउंटेंसी आपकी रूल बुक। फिर जी अकाउंटिंग क्या है, जो आपने करना है, जो फंक्शन आपने परफॉर्म करना है, जो आपने रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, जो ये सारी चीजें करनी है, इंटरप्रिटेशन लगाने, रिजल्ट, जो आपने पूरी अकाउंटिंग करनी है कॉन्सेप्ट्स के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के साथ, वो प्रैक्टिसेस और वो तरीके कहां दिए, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में, इस बुक में सिस्टेमेटिक नॉलेज है ये प्रिंसिपल्स की और टेक्निक्स की जो अप्लाइड होगी अकाउंटिंग में, जो बताएगी अकाउंटिंग कैसे करो। फिर अकाउंटिंग होगी, एक्चुअल में जो काम करोगे वो अकाउंटिंग है। जब आप रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाइंग करोगे, उस अकाउंटिंग में पहले दो परफॉर्म करते हो जो स्टॉप आप, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, जो सबसे पहले दो टास्क परफॉर्म करते हो, आपने किताबों को लिखना और छाटना, ट्रांजैक्शन को लिखना और छटनी करना, ये जो दो काम करते हो इसे कहते हैं बुक कीपिंग या बुक राइटिंग। बुक लिखना, बुक रखना, ठीक, ये कहते हैं बुक कीपिंग या बुक राइटिंग। आपने रिकॉर्डिंग करनी है, आपने क्लासिफाई कर देना है। उसके बाद जो समराइज होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पक्के होंगे, जो पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट्स बनेंगी, वो जो आप बनाओगे
वो आएगा अकाउंटिंग के हिस्से में। किस में आएगा? अकाउंटिंग के हिस्से में। इसलिए से बुक कीपिंग को पार्ट भी कहते हैं अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी आता है, क्लासिफाइंग भी आता है, उससे आगे समरी भी आती है, उससे आगे रिजल्ट बनाना भी कहता है, उस रिजल्ट को यूजर तक भेजना भी, वो सारा अकाउंटिंग का पार्ट है। तो उस अकाउंटिंग के पार्ट में से दो पहले वाले फंक्शन बुक कीपिंग के नाम से दे देते हैं। पहले दो वाले फंक्शन को क्या नाम दे देते हैं? बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग वाले फंक्शन को क्या देते हैं? बुक कीपिंग। और ओवरऑल को क्या देते हैं? अकाउंटिंग। तो ये कहता है हमारा जो बुक कीपिंग है इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। पहला नंबर है अकाउंटेंसी, रूल बुक, गाइडेंस बताने वाला, रास्ता बताने वाला, सबसे बड़ा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बताता है अकाउंटिंग कैसे होगी। जब आप परफॉर्म करते हैं एक्चुअली अकाउंटिंग वाइडर टर्म में, वो अकाउंटिंग। जब आप उस अकाउंटिंग के पहले दो काम कर रहे हो, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, उसी को क्या देते हैं? बुक कीपिंग। ये थी आपका था जी अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का रिलेशन। ये भी पूछ लेता है जी। इसमें अगला जो क्वेश्चन पूछता है, फंक्शन पूछ लेता है जी। प्रोसेस या फंक्शन। प्रोसेस क्या है जी? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, वो भी फाइनेंशियल इन कैरेक्टर्स। उनको आइडेंटिफाई कर लो कि हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट्स जो इंपैक्ट कर रहे हैं किसको फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन से इवेंट्स है जो इंपैक्ट कर रहे हैं बिजनेस को, उनकी रिकॉर्डिंग करो। यानी कि क्वालिटी विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, अदर स्किल बिजनेस के एम्प्लॉय की और मैनेजमेंट की नहीं इंक्लूड करनी, पैसों के टर्म में बात नहीं कर सकते जी उसमें। ठीक, फिर कहते हैं इवेंट्स नॉट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर लाइक अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। मैंने आपके हाइड्रो में पूछ लेता है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है जी, वो जा रहा है बिजनेस छोड़ के, वो आ रहा है, आएगा जब वो सैलरी लेगा, जब वो मेहनताना लेगा, वो रिकॉर्ड करेंगे, वो फाइनेंशियल नेचर होगा। सिर्फ अपॉइंट करना और रिजाइन करना कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। पेमेंट करना, जो उसका ड्यू बनेगा वो पेमेंट करना, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। जब उसकी सैलरी बनेगी, काम करेगा, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है जी, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। उसके बाद कहते हैं रिकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई कर लिया जी, हमने अकाउंटिंग करने बैठे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करा जिसकी अकाउंटिंग करनी है, वो क्या है आइडेंटिफिकेशन वाला पोर्शन? बीएस, बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लस इवेंट्स। हाँ जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट है और उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है, वो इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेटिव है, इन टर्म्स ऑफ मनी वो दिख रहा है, इन टर्म्स ऑफ मनी वो अवेलेबल है। ठीक जी, इन टर्म्स ऑफ मनी वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट विच विल इंपैक्ट द बिजनेस, वो हमने जिस लैंग्वेज में रिकॉर्ड करने हैं वो हमारी काउंटिंग है। इसको हम डेबिट और क्रेडिट के लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट और क्रेडिट की। जब डेबिट और क्रेडिट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला आएगा जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक। प्राइमरी एंट्री होगी जी सबसे पहले, उसे कहते हैं जर्नल। हमने जर्नल बना दिया जी, यह आपका चैप्टर 8 है जी। जर्नल बना दिया, जर्नल एंट्री कर ली। उसके बाद हम क्लासिफाई, छटनी करेंगे, छाटेंगे चीजों को और लेजर अकाउंट बना देंगे। पहले एंट्री करेंगे, मान लेता हूं, मैं आपको बताता हूं। मान लो पहला है परचेज फ्रॉम मिस्टर ए इन कैश ₹100। तो परचेज करी जी, तो इसकी जो एंट्री बनती है, अब अभी बस सुन लो, मैं जनरल एंट्री बनने सिखाऊंगा। परचेज अकाउंट डेबिट 100, डेबिट में लिख दिए 100 टू कैश 100। ये जब आपने करा, ये जो आपने जर्नल एंट्री पास की, प्राइमरी बुक में लिखोगे, इसे बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल। अब इसे आप छाटोगे, आगे बनाओगे चल के परचेज अकाउंट। एक मैंने तो एक ही लिया है, दुनिया भरी के होंगे। जब आप परचेज अकाउंट बनाओगे, आगे बनाओगे कैश अकाउंट। तो जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, मान लो एक लिया है, या 20, 25, 30, 35 ट्रांजैक्शन हो सकते थे, किसी पार्टी से अलग अलग भी हो सकते थे। जब आप इसे ये लेजर में पोस्ट कर रहे हो, इनके बैलेंसेस को जब आप ट्रांसफर कर रहे हो, इन रिकॉर्डों से छाट के इनमें रख रहे हो, तब ये कहलाएंगे क्लासिफिकेशन, छटनी। तब कहलाएगा ये लेजर। क्या कहलाएगा? लेजर। आफ्टर दैट, उसके बाद आपने समरी बनानी है जी। ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड नोट्स अकाउंट बना लो जी। आपने यानी कि असली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो जी। उनसे आप समरी बना लो जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं यूजर को। आप गए कहीं बैंक में लोन ले, सर हमें लोन लेना है, और आप ले गए, मान लो आपके 3-4 हज़ार ट्रांजेक्शन थे। मान लो आपके बैंक में लोन लेना और 3-4 हज़ार ट्रांजेक्शन थे, आप ले गए उठा के पूरा गड्ढा, लो जी हमारी ये रही सेल, ये रही परचेज, ये रही इनकम एक्सपेंस। अब आप बैंक में लोन लेने गए हो, सामने वाले इंसान को इतना टाइम नहीं है और वो तरीका भी नहीं है प्रेजेंट करने का। अब वो पहले आपकी सेल के टोटल लगाए, वो सारी चीजें थोड़ी देखेगा। आप खुश हो जो जिस तरह के यूजर को आप
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन समरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आप उसे ये बता दो हमने समरी में कमाया कितना, अभी हमारे एसेट की कितनी वैल्यू है, अभी हमारे लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है, आप अपनी पोजीशन बता दो और परफॉर्मेंस, दो चीज बता दो उन्हें। कैश का मूवमेंट बता दो क्योंकि लोन देने वाले को कैश के मूवमेंट से बड़ी जरूरत है, क्योंकि आपके लोन वाले को कैश का मूवमेंट जरूरी देखना है भाई किस तरह का कैश जनरेशन एक्टिविटी होती है, क्योंकि उसने इंटरेस्ट लेना आगे प्रिंसिपल अमाउंट लेनी है, उसने आपकी एसेट देखनी है जिसपे कोई चार्ज क्रिएट करना, चार्ज का मतलब जिसके अगेंस्ट वो लोन देगा, सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आएगा। तो मैंने यूजर के हिसाब से एग्जांपल लेके बता दिया कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कहेगा लाओ जी मुझे समरी दे दो, क्या दे दो, समरी। अब आप खुद सोचो वहां गड्ढा थोड़ी उठा के ले जाओगे, आप वहां एक स्टेटमेंट बना के ले जाओगे जिसमें आपका पीएनएल होगा, कैश फ्लो होगा, बैलेंस शीट होगा विद नोट्स टू अकाउंट, वहां आपके एक्सप्लेनेशंस वगैरह सब होंगे। आप बता दोगे ये है जी हमारे पूरे साल का, और आगे का भी प्रोजेक्शन बता दोगे, आगे की हम प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं, तो इस इंसान के वो जो इंफॉर्मेशन है रिलेवेंट हो जाएगी और रिलेवेंस क्रिएट करेगी। तो आपने समरी बनानी पड़ती है कि आप अपनी ज्यादा बात को जो आपने रिकॉर्डिंग में की है, आपने क्लासिफाइंग किया, उसकी एक समरी क्रिएट करके आप जो स्टेटमेंट तैयार कर दो जो आपकी पूरे साल की कहानी को एक छोटे से स्टेटमेंट में पूरी की तरह बता दे, यूजर ओरिएंटेड बना दो। तो समराइज करेंगे जी, क्या करेंगे, समराइज। इन पे लगाएंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, अगर मगर लगाएंगे जी, ताकि हम क्या करें, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन बनाएं हम जी। इस पे एक तरह से एनालिसिस एक तरह से होती है इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। हमने अपना ही कुछ जानना है, पास्ट का ट्रेंड्स जानने हैं, हमारे प्रॉफिट में कितने अप डाउन आ रहे हैं, हमारी एसेट क्या अप डाउन हो रही है, हमारी परफॉर्मेंस कितनी पिछले सालों से बढ़ी है घटी है, हमारा प्रॉफिट्स घटा है बढ़ा है, हमारे एक्सपेंस कट डाउन हुए हैं कि बढ़े हैं। ये सारी चीजें अगर खुद से खुद का कंपेयर करना है इंट्रा, अगर हमें खुद से दूसरा करना है इंडस्ट्री में कि सर इंडस्ट्री कैसा कर रही है, हम कैसा कर रहे हैं, मान लो हम आयरन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, तो बाकी के लोग कैसा कर रहे हैं, हम किसी कोचिंग इंडस्ट्री में हम किस तरह का कर रहे हैं जी, व्हाट्सएवर आप किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप हो सकता है अपनी तुलना दूसरों से करें और अपनी तुलना खुद से आपके पास्ट ईयर से करें। जैसे आपके लेवल पे आप अपने पिछले मार्क्स से तुलना कर रहे हैं, अपनी पिछली क्लासों से कर रहे हैं, अब ये आपकी आपसे तुलना है, फिर आप अपने दोस्तों से करने लगे। जब दूसरे से तुलना करोगे इंटर, और जब खुद से करोगे इंट्रा, तो दो तरह की एनालिसिस भी होगी, आगे आ जाएगी वर्डिंग में कहीं ना कहीं। ठीक जी, इंटरलिंक्ड करना बहुत जरूरी है। आपने अकाउंटिंग कर ली, जो यूजर है आपके, यूजर भी आगे आ जाएंगे, उनके नाम बता दूंगा, बल्कि बता भी चुका हूं पहले कुछ, तो वो उस इंफॉर्मेशन को फिर यूज कर लेंगे। आप बता देना ये है जी हमारा पूरे साल का परफॉर्मेंस, ये है जी पोजीशन, आप देख लो जी, ये हमारी रिसर्च है, ये हमारी एनालिसिस है, ये इंटरप्रिटेशन है, इस तरह की हम आगे सोच रहे हैं चीजें, इस तरह की ये रिजल्ट चीजें कह रहे हैं। ठीक है जी, आ जाओ जी। उसके बाद आता है आपका मेन क्वेश्चन जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्यों है जी, पहले ही बता दिया। हमने क्या जानना है, प्रॉफिट एंड लॉस जानना है। हम किसी बिजनेस में हैं और हम जानना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्या जानना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, मैनेजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहता है जी, गवर्नमेंट टैक्स जानना चाहती है जी, कोई लेंडर्स है लॉन्ग टर्म लेंडर्स, वो आपकी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी कैश जनरेशन जानना चाहता है, आपका जो क्रेडिटर है जिसने आपको माल सप्लाई किया वो जानना चाहता है इनकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैसी है, महीने में 2 महीने में पैसा चुका भी पाएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है जी। हमने फाइनेंशियल पोजीशन मतलब नेटवर्थ स्टेटमेंट, हमने अपनी असेट और लायबिलिटी की वैल्यू जाननी है जी, उसके लिए बनाते हैं हम बैलेंस शीट, यानी कि जब प्रॉफिट एंड लॉस, जब परफॉर्मेंस जांच करनी है तो बनेगा पीएनएल अकाउंट। कौन सा स्टेटमेंट आता है, पहला पीएनएल अकाउंट, ये बताएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये बताएगा पूरे साल में क्या करा, फिर ये आपके बताएगा इन्वेस्टमेंट और लायबिलिटी, क्या आपने एसेट कितने क्रिएट किए और लायबिलिटी उसके अगेंस्ट कितनी क्रिएट की, ये बताएगा आपकी पॉजिटिव नेटवर्थ या पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आप पोजीशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। मान लो आपके एसेट है 1000 के और लायबिलिटी है 200 की, तो आप 800 रुपए पॉजिटिव है, यानी कि एसेट मोर है आपकी लायबिलिटी से, अभी आप पॉजिटिव पोजीशन लेके बैठे और अच्छी खासी बढ़िया पोजीशन लेके बैठे। 80% आपके एसेट है, 20% किसके सामने, डेट के सामने, लायबिलिटी के सामने, तो आप अच्छी पोजीशन है। ऐसे बिजनेस को देख के पता चलता है, जब सामने वाला यूजर देखेगा, फाइनेंशियल यूजर देखेगा, तो ये अच्छी बिजनेस पोटेंशियल है। अपना पैसा लगाया हो जी, विश्वास से अपना पैसा लगाया हुआ है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है डेब्ट का भी, ये पोजीशन बताएगा आपकी।
मान लो आपने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया, छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो छोटी, ये बताएगा आपने पूरे साल में क्या रिजल्ट और आपके ट्रांजैक्शन से, इवेंट से जो आपने बिजनेस में किए और इस साल घुमाए उनका क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर जी उसके बाद प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर, हाँ जी यूजर को देगा, दुनिया बहुत सारे उसके यूजर्स हैं, गवर्नमेंट है जी, एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट खुद है, उसके इन्वेस्टर्स हैं, उसके लेंडर्स हैं, तो इन सारे लोगों को भी क्या देगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो यही ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग लेने में, कहीं कोई एक्सपेंस कट डाउन करने हैं, कोई स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, कहीं प्रोडक्ट लाइन चेंज करनी है, ये सारी चीजें हमने कई बिजनेस में कहाँ कम ज़्यादा करना है कुछ, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, ये बताएगा आपका वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप कहीं नया इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट लाइन, या कोई आपकी जो अपने अभी नया प्रोडक्ट बनाया था वो अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो उसे कितना कंटिन्यू करना है, किस किस क्षेत्रों में कंटिन्यू करना है। तो मैनेजमेंट जब उसमें से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है अपने अपने काम की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है और एक नए तरीके से अकाउंटिंग लिखता है, उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि अपने किसी डिसीजन मेकिंग को हेल्प करने के लिए वो अकाउंटिंग बना रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज हो सकता है, कोई परचेज करना चाहता है कुछ, कोई एक्सपेंस से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, इनकम से रिलेटेड हो सकती है, तो जब मैनेजमेंट इन सारे डिसीजन पे जाना चाहता है उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। जब आप ओवरऑल सारी चीज़ें लिख रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये मैनेजमेंट के डिसीजन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास लिखित आंकड़े हैं, आपके पास आपकी परफॉर्मेंस है, आपके एसेट और लायबिलिटी का रिकॉर्ड है, वो आपको हेल्प करेगा आगे। ठीक है जी। उसके बाद आपका जी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बता ही चुका जी, बुक कीपिंग पार्ट है जी और अकाउंटिंग पूरा टर्म है जी। अकाउंटिंग तो हमने ज़्यादा जो पढ़ा रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड लगा के सारा अकाउंटिंग है। कुछ लोग ये कहते हैं बुक कीपिंग एंड होता है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे हमने अकाउंटिंग में पढ़ा है शुरू में कि शुरू से लगा के रिकॉर्डिंग तक लास्ट तक सारा काम अकाउंटिंग करती है। उसका पार्ट ये है जो शुरू के दो काम है वो जो परफॉर्म करते हैं रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो यानी कि जो बुक कीपिंग है वो पार्ट है अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग का वो बता ही चुका, और अकाउंटेंसी अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म हो वो बताने वाला काम करती है अकाउंटेंसी। ठीक है जी। अब ये आपने लिखना है और छाटना है, जर्नल एंट्री माननी है जी। आज तो कल तो कंप्यूटर पे हो जाती है जी, पहले उस पर लिखी जाती थी कागजों पे, आज तो ऐसे जी डेबिट क्रेडिट मानना है, जर्नल एंट्री माननी है टैली में। तो जी ये तो जूनियर स्टाफ कर देता है। कौन कर देता है? जूनियर स्टाफ। रिपीटेटिव जॉब है, रूटीन, डेली डेली बिल आते रहते हैं, डेली डेली वो आपके रिकॉर्ड में चढ़ते रहते हैं जी, डेली डेली पार्टी का बैलेंस निकलता है, ये रूटीन जॉब है जी। ठीक है जी। प्राइमरी स्टार्टिंग की स्टेज है जी, और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है रिकॉर्ड को मेंटेन करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग में आता है। किसमें यूज होगा? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, यानी कि जर्नल एंट्री और लेजर के वक्त। ये उससे भी एडिशन है, इन एडिशन यानी कि इससे अलावा टू बुक कीपिंग अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड, यानी कि आगे समरी बनाएगी, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल अकाउंट, मेन स्टेटमेंट यही बनाएगी चल के, और इंटरप्रेट करेगी एंड कम्युनिकेट करेगी द फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर्स। उन पे जितने भी अगर मगर लगाने हैं, दिमाग वाली चीज अच्छे खासी तरीके से लगानी है, रिपीटेटिव नेचर नहीं, जब एनालिसिस परफॉर्म करनी है, यूजर ओरिएंटेड चीजें बनानी है, एक मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके एक मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहां जी अकाउंटिंग। अब बताओ जब ये इतने सारे काम करेगा तो ये कौन करेगा? सीनियर स्टाफ। कौन करेगा बेटे? सीनियर स्टाफ। ऐसे याद रखनी है चीजें। इसमें नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब थिंकिंग प्रोसेस, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले कॉन्सेप्ट, सोच सके आप अच्छे से, अगर मगर परफॉर्म कर सके, तो इसमें एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। ये रिपीटेटिव इन नेचर है, रूटीन है, ये एनालिटिकल इन नेचर है। इट इज द सेकेंड स्टेट, जहां आप बुक कीपिंग एंड करेंगे वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बल्कि अकाउंटिंग तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, बस ये तो बुक कीपिंग को पार्ट मान रहा है, तो उसे फर्स्ट स्टेज में तोड़ दिया और इसको सेकंड में तोड़ दिया। इसका मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंस पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपकी पोजीशंस और परफॉर्मेंस। समरी बना के आपको ये बता देना पूरे ईयर में आपने परफॉर्मेंस पीएनएल में क्या बनाया और अपने एसेट और लायबिलिटी में क्या बनाया। इसके जी आगे फिर आता है जी व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बता ही चुका, जब आप ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक ऑफ अकाउंट तैयार कर रहे हैं, लगा के रिकॉर्डिंग्स और इंटरप्रिटेशन तक का काम कर रहे हैं फाइनेंशियल डेटा पे, तो ये आपकी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल। उसमें से अगर आपने मान लो कॉस्ट, किसी प्रोडक्शन में जा रहे हैं जी, कॉस्ट शीट बनती है, हम कोई प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं मोबाइल बनाने, अब हम देखेंगे उसमें हर पार्ट की कीमत या मोबाइल को बनाने के लिए कितनी कीमत लग रही है। जब हम किसी प्रोडक्ट पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कॉस्टिंग जानना चाहते हैं, हम कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें किसी चीज को, या कॉस्ट कितनी लग रही है, जब हम सिर्फ एक पोर्शन उठा रहे हैं
किसका? फाइनल अकाउंट का। जब एक पोर्शन उठा रहे हैं कॉस्टिंग का, उठा रहे हैं कॉस्टिंग, हमने तो किसी चीज पे सिर्फ कॉस्टिंग देखनी है कि भाई कम लग रही है ज्यादा लग रही है, अगर ज्यादा लग रही है तो कैसे कंट्रोल करें। तो जब कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जब स्पेशली, तो आप लगाओगे कॉस्ट अकाउंटिंग, असरटेन एंड कंट्रोल द कॉस्ट। जब कंसर्न है किसी कॉस्ट से उसको पता करने में और कंट्रोल करने में ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस, तो वो होगी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट को अगर डिसीजन लेना है किसी चीज का, ठीक, तो वो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प करे, इस तरह से अगर वो अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहता है, उसको वो अपने वे में, उसको जब अपने वे में तोड़ना चाहता है कि उसे कोई प्रोडक्ट लाइन चलानी है, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, उसने किस तरह की चीजें आगे करनी है बिजनेस में, कुछ एड ऑन करना है, कुछ लेस करना है, ठीक, उसमें मैनेजमेंट को अगर उस तरह का कोई डिसीजन मेकिंग लेना है बिजनेस से रिलेटेड, जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, अगर उस तरह की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो कहलाएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्पेशल एम्फेसिस है दोनों पे जी। ये तो नॉर्मल कोर्स में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना रहे हो, ये स्पेशल कॉस्ट पे डाल रही है और ये मैनेजमेंट पे डाल रही है, तो 3 ब्रांच बता दी। फिर जी लिमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये भी पूछा जाता है आपसे। कहते हैं आपने सब कुछ किया अच्छे से, आपने सब कुछ किया अच्छे से, फिर भी अकाउंटिंग आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगी, यानी कि अकाउंटिंग की भी कुछ लिमिटेशंस है। बिल्कुल है जी लिमिटेशन। आपने रिकॉर्ड किया, उस रिकॉर्ड में एस्टिमेशंस लगते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एक वर्ड आएगा आगे, आप डेटर पे कितना पैसा मर सकता है, आप वहां प्रोविजन और एस्टिमेट लगा दे चीजों पे, डिस्प्यूट में कितना पैसा जा सकता है। तो ये सब सारी चॉइस की चीजें, यहां एस्टिमेशन की बात आती है। क्या आती है? एस्टिमेशन, अंदाजे। और जहां अंदाजे लगेंगे वो चीज कभी एग्जैक्ट एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकती, वो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, रीजनेबल दे सकती है। कैसी इंफॉर्मेशन? रीजनेबल। तो आपको 100% श्योर नहीं कर सकती, आपको एक अच्छे वे में, रीजनेबल वे में सेटिस्फाई कर सकती है। आपने माना 5% होंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, 5%, डेटर जो पैसा मानेंगे 5%, मार लिया 15%, वहां फेल हो गए, तो एस्टिमेशन में फेल हो सकते हैं। तो कहता है जी पर्सनल बायस और जजमेंट यानी एस्टिमेशंस, वहां इन्वॉल्व होती हैं चीजें, तो वहां आप 100% सही नहीं हो सकते, तो एग्जैक्ट नहीं दे सकता आपको इंफॉर्मेशन ड्यू टू एस्टिमेशन। फिर कहता है जी अकाउंटिंग इज नॉट डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ एसेट। कहते हैं एक होती है हिस्टोरिक वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। आपने कोई एसेट खरीदी 10 साल पहले, उसकी कीमत रिकॉर्ड कर ली बुक्स में, फिर डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग धीरे 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 आप उसे खत्म करते चलते हैं। मान लो 10 लाख की ली थी और 10% 10 साल में खत्म होगी, तो वही अगर 10% अकॉर्डिंग लगा 1-1 लाख खत्म होती रहेगी, 1-1 लाख खत्म होती रहेगी। अब मान लो 10 लाख ली थी, फिर 9 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे। अब लेकिन ट्रेंड चेंज हो गया, उसकी वैल्यू मार्केट में या तो एकदम से गिर गई या एकदम से बढ़ गई। एक कॉस्ट प्रिंसिपल है आगे चल के। अब आप जो चीज कॉस्ट पे लिख रहे हैं उसमें मार्केट में हो सकता है आपने कोई लैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, लैंड तो डेप्रिसिएट भी नहीं होती, वो आपने जितने की ली थी उतने की पड़ी है, और लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ और चल रही है, बढ़ गई। 20 लाख की लैंड अब 1 करोड़ की हो गई, तो आप मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे। असेट के केस में 5 लाख की ना होकर वो 10 लाख की असेट है। अब वो असेट 5 लाख के आप बुक में दिखा रहे हैं, लेकिन मार्केट में उसके 10 लाख मिल रहे हैं। अब आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, उस प्राइस चेंज को इग्नोर कर रहे हैं, तो कहते हैं जी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है जो आपने वैल्यूज रिकॉर्ड की हुई ड्यू टू प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। फिर कहता है इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंज को, वही प्राइस लेवल चेंज, मनी वाली वैल्यू को इग्नोर करता है, तो कॉस्ट पे बनता है, तो जी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। फिर कहते हैं इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, जो बढ़ावा देती है बिजनेस को, उनको इग्नोर करके चलता है। हालांकि बेनिफिट दे रही है बिजनेस में, फायदा कर रही है, लेकिन ये इग्नोर करके चल रहा है, वो भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो आपकी अकाउंटिंग एक पहलू को छोड़ रही है, क्वालिटेटिव, जो बढ़िया बहुत अच्छे लेवल पर मदद कर रहा है बिजनेस की। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज है किसकी? मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन लिखने की, इवेंट्स और ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो ये फाइनेंशियल कैरेक्टर को लेता है, तो क्वालिटी वाले कैरेक्टर को छोड़ देता है। तो इसलिए कहते हैं अकाउंटिंग आपके बिजनेस की ओवरऑल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही कि आपका बिजनेस किस किस तरह से किन पहलुओं पे खड़ा हुआ है, ये तो फाइनेंशियल नेचर को बता रही है सर। ठीक है जी। फिर कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, ये तो बेटे झूठ है, इनकम्प्लीट या एक तरह से बोल दो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देना।
ये तो ओवर स्टेटमेंट, बढ़ा के दिखा देना प्रॉफिट, घटा के दिखा देना। विंडो ड्रेसिंग होती है मैनिपुलेशन, वर्ड याद रख के चले जाना, मैनिपुलेशन। वो अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन में, अकाउंटिंग प्रोसेस में, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने में या बनाने में, समरी बनाने में कहीं ना कहीं आपने रिकॉर्डिंग के टाइम आपने गलत रिकॉर्डिंग की हुई है, आपने अकाउंट मैनिपुलेट किए, मतलब जो सिचुएशन आप दिखा रहे हैं, जो सिचुएशन आप दिखा रहे हैं उस सिचुएशन से अलग है आपकी एक्चुअल सिचुएशन। आप यानी कि कहीं ना कहीं झूठ इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपने ओपनिंग स्टॉक घटा के दिखा दिया, प्रॉफिट बढ़ा दिया जी। आपने क्लोजिंग बढ़ा के दिखा दिया, प्रॉफिट बढ़ा दिया। आप इस तरह की मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो ये विंडो ड्रेसिंग है। आगे चल के रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट आता है आपके चैप्टरों में, तो उसमें सीक्रेट रिजर्व के नाम से इसको कहता है कि आपने विंडो ड्रेसिंग से बनाया। वो सीक्रेट रिजर्व क्या है? वो झूठ है। ये तो एक तरह से जी मैनिपुलेशन क्या है? गलत चीज है। आप छेड़ाखानी कर रहे हो अकाउंट के साथ, ठीक है जी। तो विंडो ड्रेसिंग कर सकता है आदमी, जानबूझकर कम ज्यादा कर सकता है, कोई कुछ फेक एक्सपेंस डाल सकते हैं। तो ये नहीं कि आप मान रहे हो जो अकाउंटिंग है वो पूरे 100% सही इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन ड्यू टू विंडो ड्रेसिंग्स वो उस इंफॉर्मेशन को सही नहीं बता रही। ड्यू टू जजमेंट वो पूरी एग्जैक्ट नहीं है। ड्यू टू क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स आपने इग्नोर किया है, वो एक तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बात नहीं कर रही, वो सिर्फ फाइनेंशियल इन नेचर पे बात कर रही है। ये आपकी लिमिटेशन होगी जी। इसके बाद जी बहुत फेमस क्वेश्चन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कह रहे एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे अच्छी खासी जानदार एक यूजफुल समझी जाए। आप खुद सोचो, मैं आपको झूठी झूठी बातें बता रहा हूं, झूठी झूठी बातें, कोई ऐसी बातें बता रहा हूं जिनका कोई सर पैर नहीं है, झूठी झूठी बातें बता रहा हूं। तो क्या बताओ, जो चीज रिलायबल ही नहीं है, विश्वास के योग्य नहीं है, क्या वो एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनेगी? नहीं जी। पहला कहते हैं उसको रिलायबल बनाओ, रिलायबिलिटी होनी चाहिए जिसमें वो सच्ची बात, वो ना तो झूठी हो ना वो उसमें कोई बात छूटी हो, ना झूठी हो ना छूटी हो, ना तो इनकम्प्लीट हो ना इनकरेक्ट हो, सच्ची बात बताओ जी। कहते हैं मैटेरियल मिसस्टेटमेंट और पर्सनल बायनेस दोनों चीजों से फ्री हो, मतलब उसमें कोई गलती ना हो, कोई आपकी इस तरह की सोच ना लगी हुई है कि आपने जानबूझकर पर्सनल बायसनेस में आके उस चीज को आपने रिकॉर्ड कर लिया। आपका जजमेंट वेरीफेबल नहीं, मतलब उसमें कोई चीज झूठी ना हो, कोई चीज छूटी ना हो। अगर कोई चीज गलत है तो फिर वो रिलायबल कहां हुई? अगर वो मान लो आपको जो गलती बाद में पता चली, मिस स्टेटमेंट, गलतियां, एरर, जो आपका वर्ड लिखा है मेटेरियल वर्ड होता है। मान लो आपने जो चीज, आपने कोई डिसीजन लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, गलती पता चलने से पहले, और गलती पता चलने के बाद अगर आपका डिसीजन अलग हो सकता था, ये कह रहे अगर पहले पता चल जाता तो ये काम नहीं करता। तो ये कहते हैं मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैटेरियल का मतलब है जो यूजर के जजमेंट को, यूजर की सोच को इंपैक्ट कर दे। आपने 1 करोड़ का कोई फ्रॉड छुपा लिया, कोई आपके यहां आग लग गई, आपने छुपा ली, आपका आग लग गई, बिजनेस चलने का कॉन्सेप्ट आगे है ही नहीं, बहुत नुकसान हो गया जी, वो नुकसान आपने छुपा लिया। आपने प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, अकाउंटिंग उस हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करी। अब बाद में यूजर को पता चला कि इनके तो बिजनेस में दम बचा ही नहीं, बिजनेस में दिक्कतें होंगी, तो जी अब वो डिसीजन जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, जो लोन वाला लोन देके बैठा है, अब वो पछताएगा, वो कहेगा नहीं ये आपने गलत बताया था, ये रिलायबिलिटी नहीं थी, अगर मुझे पहले पता होता इन घटनाओं का तो मैं आपको लोन नहीं देता, मैं आप पे इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक जी। फिर आता है रिलेवेंस, वो जी इंफॉर्मेशन यूजर के डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट हो। आपके एक हाइडर में क्वेश्चन आता है, कोई इंसान लोन लेना चाहता है तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन बताता है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूं चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 की आपकी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है, आपको जो आपके कंटेंट का है वो रिलेवेंट है, आप उसी से तो डिसीजन करोगे एग्जाम में लिखने का क्या लिखना है। तो रिलेवेंट है आपका कि आपके आधार पर जो जरूरी है वो आपको बताए, जो आपके सोच को प्रभावित करे, कि वो आपकी डिसीजन मेकिंग को हेल्प करे। ठीक जी। फिर आता है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जी इस तरह से प्रेजेंट हो, जिस तरह से प्रेजेंटेशन का एक नियम दिया जाता है जी हर देश में, अकाउंटिंग कैसे प्रेजेंट हो। इसमें प्रेजेंटेशन और प्लस नॉलेज दोनों आती है, कि आप प्रेजेंट करो मैनर, उस मैनर में कि यूजर को वो इन्फॉर्मेशन समझ में आए। फिर साथ साथ ये भी अजम किया जाता है कि आप यूजर हैं जो आपके अकाउंटिंग के, वो नॉलेज रखते हैं इसको रीड करने के। तो जी अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है उस वे में परफॉर्म करो जिससे यूजर उसको आसानी से समझे।
ठीक जी। फिर कहते हैं कंपेरेबिलिटी, कंपेयर कर सके। कंपेरेबिलिटी पहले ही बता दिया, आप खुद की खुद से कंपेयर, आप पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले आपकी परफॉर्मेंस से अगले सालों की या इस साल की पिछले सालों से जब कंपेयर कर सके, उस डेटा को कंपैरिजन में चला सके, आप खुद कर सके तुलना अपनी पिछले सालों से या खुद की तुलना दूसरों के साथ कर चुके, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को ज्यादा जानदार और क्या माना जाता है, एक अच्छी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, अच्छे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन माना जाता है कि आप उस पर क्या चला सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस, रेशो एनालिसिस लगा सकते हो अच्छे तरीके से, इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हो, दूसरे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिली है। मान लो कोई प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन आई 2-3-4 सालों की अच्छी इंफॉर्मेशन, लगाओ जी ट्रेंड लगाओ, कंपेरेबल है। तो आपने दो तरह की कंपेरेबिलिटी दी है, इंट्राफर्म, इंटरफर्म। इंट्राफर्म में लिखा है ओवन कंपैरिजन विद पास्ट ईयर और कंपैरिजन विद अदर्स, इंटर और इंट्रा, रेशो एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल दिए। ठीक जी। तो चार चीजें होनी चाहिए, उसमें से जरूर पूछता है, रिलायबिलिटी के बारे में पूछ लेगा, कुछ रिलेवेंस के बारे में पूछ लेगा, एमसीक्यू में पूछता है इस क्वेश्चन को जी, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना, वर्डिंग का खेल है इसमें। ठीक जी, 4 चीजें इसमें आ गई आपके, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आ जाते हैं जी, यूजर्स कौन है जी, 2 भागों में तोड़ा है, आपकी बुक के हिसाब से लिया है मैंने। पहला है जी इंटरनल यूजर, ओनर। ओनर को क्या चाहिए, जो आपने ओनर ने फंड लगाया, ओनर लगाता है पैसे, वो फंड जी सही काम पे लगाया नहीं लगाया, सेफ्टी ऑफ फंड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। मैनेजमेंट को जानना है जी, जो हम काम कर रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग यूजर करना है, जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है, पहला। दूसरा, अगर कोई डिसीजन मेकिंग लेनी है, कोई चेंजेस लग करने हैं, ठीक, अगर कोई हमने उस तरह का मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है तो उसके लिए वो यूज करेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या यूज करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज के अगर कोई डिसीजन लेना है। फिर है जी एक्सटर्नल, एम्प्लॉय जानना चाहते हैं वेजेस और स्टेबिलिटी ऑफ जॉब्स, कि जो वेजेस मिल रही है हमें अकॉर्डिंग टू किस तरह से काम कर रहे हैं कंपनी, किस तरह से हमारा वेजेस रेशो है, जस्टिफाई है नहीं है। ठीक जी। फिर है जी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने आपको लोन दिया है, लोन टू बिजनेस, वो क्रेडिट वर्थिनेस, आपकी साउंडनेस, फाइनेंशियल साउंडनेस, वो जानना चाहते हैं कि आपकी जो सोल्वेंसी है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, आप जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें आपकी जो ताकत है पे करने की लोन की, वो किस तरह की है, वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट ही तो बनाएंगे, वो आपका प्रॉफिट ही तो बताएगा। लगातार लॉस हो रहा है, कैश करंट आ रहा है, फिर कैसे आपका कैश जनरेशन अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट परफॉर्मेंस अच्छे हो रहे हैं, कोई भी लोन देना चाहेगा क्योंकि उसे लगेगा यहां से इनकम जनरेट अच्छी होगी, टाइमली होगी, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज के हैं। फिर क्रेडिटर, इन्वेस्टर लिखा है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगाया वो आरओआई के लिए है इंटरेस्टेड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जानना चाहते हैं। फिर एक क्रेडिटर्स, क्रेडिटर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में बिलीव करता है जी, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है आपके फाइनेंशियल साउंडनेस, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, उसने आपको गुड्स और सर्विस प्रोवाइड किए हुए, उसको 30-35 दिन 40 दिन में पेमेंट चाहिए, तो वो चेक करेगा कि जी इनके शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी है, जो कैश जनरेशन है इस इनका, वो किस तरह का है, ये मेरे पैसे चुका भी पाएंगे नहीं चुका पाएंगे, तो वो पता चलेगा किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है जी। फिर कहते हैं गवर्नमेंट को चाहिए असेस द टैक्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट पता करेगी जो टैक्स बता रहे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं इनके फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से, क्या वो हमारा अलाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक जी। फिर है जी रिसर्चर्स, वो ट्रेंड एनालिसिस वगैरह काम करते हैं उस पर कि ये किस तरह का आगे परफॉर्म करेगी बिजनेस, किस तरह का इनमें इन्वेस्टमेंट्स पोटेंशियल है। ठीक जी। फिर है जी नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग सिस्टम। सर हर इंसान को अपना प्रॉफिट जानना है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। अब जो छोटे बिजनेस है, बहुत छोटे छोटे बिजनेस है, जो ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप है, छोटे छोटे बिजनेस जिनका आकार बहुत बड़ा नहीं है, वो पूरी अकाउंटिंग नहीं करते, वो छोटे मोटे रिकॉर्ड रखते हैं, वो मोटे मोटे रिकॉर्ड याद रखते हैं। जब ये छोटे मोटे रिकॉर्ड से जो अकाउंटिंग होती है, जो इनकम्प्लीट है, जो कंप्लीट नहीं है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं है, जिसमें 2 वे इंपैक्ट नहीं हुआ, जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग के साथ नहीं है, जिसमें एक डेबिट और क्रेडिट नहीं है, जिसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अधूरी, कोई उधार बेचा वो लिख दिया, कोई उधार लिया वो लिख दिया, कोई लोन लिख दिया रिकॉर्ड में, फिर कैपिटल पकड़ ली स्टार्टिंग की, लास्ट की पकड़ ली। जब इस तरह के जुगाड़बाजी से जो अकाउंटिंग होती है प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट और पोजीशन तो हर इंसान जानना चाहता है अपनी,
जो पूरे साल अकाउंटिंग नहीं करी, पूरे साल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा, छोटे मोटे रिकॉर्ड के साथ, जिनकी अकाउंटिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के साथ कहते होती है, उन्हें कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम पे बने जो अकाउंट। दो सिस्टम है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। आपने यहाँ पढ़ना है डबल एंट्री, पहले आपके सिलेबस में सिंगल एंट्री था, बता दिया। ठीक, तो दो तरह के रिकॉर्ड बनते हैं। सिंगल एंट्री, हर इंसान को अपने प्रॉफिट का जानना है, पोजीशन का जानना है, लेकिन उसकी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है, तो वो जो जुगाड़ लगाता है, जो तरीका लगाता है, वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री तो आप जानते हैं जी, जो प्रॉपर वे में डबल एस्पेक्ट पे बनता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जहां डेबिट इक्वल टू क्रेडिट के सेंस में बनता है, जहां पूरी अकाउंटिंग परफॉर्म होती है टू वे में, वो कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम। जिसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसीज, जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हर चीज अच्छे से परफॉर्म होगी, वो आपका डबल एंट्री सिस्टम। इसके कैरेक्टरिस्टिक और देख जाना जी। हाँ जी, आपके एडवांटेज और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके उन्हीं से बन जाएगी जो मैंने आपको वर्डिंग बताई है जाके प्रोसेस में और अकाउंटिंग के डेफिनेशन के वक्त, कि वो किस किस तरह के काम आएंगे। ठीक जी, ऑब्जेक्टिव से और आपके कैरेक्टरिस्टिक से आगे चल के आपके एडवांटेज बन जाते हैं। तो वो जस्ट रीड वाले कॉन्सेप्ट रहेंगे। मेन मैंने आपके सारे यहाँ टॉपिक्स पहले के वन शॉट्स में रिकॉर्ड कर दिए। इसके आप हाई ऑर्डर पढ़ लेना और एमसीक्यू जरूर पढ़ लेना। ठीक है जी, इसमें इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन मेन है, बुक कीपिंग वाला मेन है, एक प्रोसेस वाला भी मेन है। ठीक, इंटरफर्म इंट्राफर्म भी पूछ लेता है कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं चैप्टर 2 भी आपका नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर दूंगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।